कैसे हो मेरे दोस्तों? कैसे हो? आज तुम लोगों को यहाँ मैंने इसलिए बुलाया है क्योंकि आज हमारी आखिरी क्लास है। ये हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। आज का लेसन आखिरी लेसन होने वाला है। मैं तुमसे कहता नहीं था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर तुम नहीं पढ़ते थे। और आज हम वहां आके खड़े हो गए जहां अब हम चाह के भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें पढ़ाने पे अब बैन लगा दिया गया है। अब मैं आपको और नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि फ्रांसीसी भाषा जो कि हमारी सबसे प्यारी भाषा है, हमारी मातृभाषा है, अब उस पे बैन लगा दिया गया है। अब मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा, ना आप पढ़ पाओगे। इसलिए आज ये हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। अच्छा, इस सब में सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी भी गलती है। मैं तुमसे और काम करवाता था क्लास के अलावा, अपने खुद के कामों से तुम्हें बाहर भेज देता था। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम पे ध्यान नहीं दिया और तुम खुद भी नहीं ध्यान दे पाए। हम सोचते हैं कि कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, और ऐसा सोचते सोचते आज देखो ना हम कहाँ आके खड़े हो गए। पर मेरे बच्चों, याद रखना, तुम्हारी भाषा तुम्हारी धरोहर होती है। ये ऐसा है मानो तुम्हारे हाथ में तुम्हारी जंजीरों की चाबी है, तुम्हारी कैद की चाबी है। तो तुम अपनी भाषा कभी मत भूलना। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम कर रहे हैं फ्लेमिंगो का वन शॉट रिवीजन, और डायरेक्ट ही मैं उठा लाया हूं आपके लिए एम हैमल साहब को। द लास्ट लेसन, हमारा पहला चैप्टर, और उसके सबसे बड़े कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एम हैमल, जो एक टीचर ही हैं और जो फ्रांसीसी पढ़ाते हैं, फ्रेंच भाषा सिखाते हैं। और फ्रांस के अंदर जब उस भाषा पे बैन लग जाता है तो कैसा एक माहौल रहा होगा, कैसा एक मंजर सजा होगा, वो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। कैसे हैं आप सब? पहले तो ये बता दें, क्या अच्छा लग रहा है? थोड़ा देर कर दी मैंने, लेकिन देरी भी जरूरी होती है अगर इस तरह से हम चीजों को समझ पाए तो। कुछ इस तरह का मंजर था हमारा पहला चैप्टर, जो है जिसका नाम ही है द लास्ट लेसन, आखिरी क्लास, बिल्कुल आपकी तरह। क्लास 12th अब आपकी आखिरी क्लास है मेरे दोस्त। इसके बाद आपका स्कूल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोच के देखिए एक बार, कैसा फील हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है कि आज आप आखिरी बार ये जो पेपर दे रहे हो, ये आखिरी बार इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हो। उसके बाद आप पेपर नहीं दोगे, उसके बाद आपका स्कूल खत्म, उसके बाद दोस्तों से आपकी जुदाई है। वो दोस्त आपके बिछड़ जाएंगे, वो टीचर्स आपके बिछड़ जाएंगे, अब कोई साथ ना रहेगा, क्योंकि ये अब आपकी आखिरी क्लास होने जा रही है। आज मैं आपकी फ्लेमिंगो की जो क्लास ले रहा हूं, ये भी आपकी आखिरी क्लास है। सोच के कैसे गूज़बम्स आ जाते हैं ना, कि यार ये मेरी आखिरी क्लास होगी। क्यों? अब मैं स्कूल में नहीं रहूंगा, अब मुझे आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ऐसा ही एक मंजर रहा है द लास्ट लेसन चैप्टर, जो कि आपकी फ्लेमिंगो का पहला चैप्टर है। मैं दिल से कहूं, इस चैप्टर को ना आपको पढ़ने की कतई जरूरत नहीं है, इसको महसूस करने की जरूरत है। अगर आप इसे महसूस कर पाओगे ना, तो आपको इसमें कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों, आपका और समय ना लेते हुए और वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से। क्या है इस चैप्टर में? मैंने आपको ये चैप्टर बिना पढ़ाए ही पढ़ा दिया है, बिना पढ़ाए ही पढ़ा दिया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इसमें, और उसके बाद फिर इसका लॉन्ग आंसर शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या है कहानी? सबको अच्छे से विजिबल है? किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है ना? हाँ जी, आवाज वगैरह सब एकदम, मुझे इशारा कर दीजिएगा जरा से भी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल एम हैमल ही उतर के आ गए हैं, एम हैमल ही उतर के आ गए। मुझे देखते रहो और बस तुम्हें चैप्टर याद हो जाएगा। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच बॉय नेम्ड फ्रांस। एक कहानी है एक फ्रांसीसी बच्चे की, जिसका नाम क्या है? फ्रांस है। ही डिसलाइक्स स्टडिंग। वो स्टडी को, जैसे तुम लोग हो, तुम्हें भी पढ़ाई पसंद नहीं है ना? पसंद नहीं है। अब तक तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं लगता था, अब तक तुम्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था, टीचर्स की डांट पसंद नहीं थी, ट्यूशन जाना अच्छा नहीं लगता था।
बट सोच के देखना जरा कि तुम्हारी आखिरी क्लास होने वाली है, इसके बाद तुम्हारा स्कूल ही खत्म है। वो जो सुबह उठ के स्कूल जाते हो ना, वो जो ट्यूशन जाते हो ना, वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं, सब खत्म। पिछले 12 साल से जो काम कर रहे थे अब वो खत्म हो जाएगा। ये सोचते ही देखो तुम्हें कैसा फील होगा। ऐसा ही कुछ फील होगा फ्रांस को। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच। उसको फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें इंग्लिश पढ़ना कि तुम्हें कैसा लग रहा है, ये अब हमारी आखिरी क्लास है, बताओ कैसा लग रहा है। उस दिन की फीलिंग्स ना, तुम ना, शब्द नहीं होंगे तुम्हारे पास, आंखों से आंसू आने लगेंगे। सही बता रहा हूं, क्योंकि जब तुम्हें एहसास होगा कि अब मैं इंग्लिश और नहीं पढ़ूंगा, ये टीचर के साथ मेरी आखिरी क्लास थी, अब डियर सर से मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सीरियसली यार, ये सच हो रहा है। ये सोच के ना तुम परेशान हो जाओगे, अंदर ना एक बेचैनी उठ पड़ेगी। वही हो रहा है किसके साथ? फ्रांस के साथ, कि उसे फ्रेंच पढ़ना पसंद नहीं था जैसे तुम्हें इंग्लिश पढ़ना पसंद नहीं। फिर क्या होता था, फिर क्या हुआ? एंड हेट्स हिज टीचर एम हैमिल। और वो ना नफरत करता था एम हैमिल से। क्या यार, सुबह उठ के आ जाते हैं, फ्रेंच पढ़ाने लगते हैं, पार्टिसिपल के रूल पूछने लगते हैं। तो ये क्या करता था? डिसलाइक्स करता था किसको? फ्रेंच को। और एम हैमिल जो उसके टीचर थे फ्रेंच, उनको भी पसंद नहीं करता था। कौन? फ्रांस। मेरे बच्चों से ही वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। उसको ना बहुत डर लग रहा था एक सुबह स्कूल जाने से पहले, एज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि उसने पार्टिसिपल का जो लेसन था, जैसे इंग्लिश में पार्टिसिपल होते हैं ना, वो उसको याद नहीं था। तो वो डर रहा था कि स्कूल जाऊंगा, जो मेरे एम हैमिल है ना, वो छड़ी लेके मेरी पिटाई करेंगे, डांटेंगे। उसे डर लग रहा था। फिर क्या होता है? व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, ही फाउंड, जब वो स्कूल पहुंचता है, वो पाता है, उसे क्या पता चलता है? देयर वाज साइलेंस ऑल अराउंड। हर जगह सन्नाटा है, पूरे स्कूल में खामोशी है, जबकि बच्चे शोर कर रहे होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं था। द स्टूडेंट्स सेट एट देयर डेस्क साइलेंटली। जो बच्चे थे, सेट यानी सिट की सेकंड फॉर्म सेट, वो बैठे हुए थे अपने अपने डेस्क पे बड़े साइलेंटली। एम हैमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट। और एम हैमिल ने उसे डांटा नहीं। जैसे एम हैमिल आया ना, जैसे मान लो एम हैमिल आया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम लेट क्यों, बल्कि क्यों कहा, फ्रांस आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, आओ बैठ जाओ, तुम अपनी सीट पे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, ऐसे कह दिया। जबकि वो तो कहते थे अब आए हो, ये कोई टाइम है आने का, तुम लेट क्यों है, ऐसे डांटते थे। लेकिन अब उन्होंने उसे नहीं डांटा, उसे नहीं डांटा। तो ये बहुत स्ट्रेंज था। फिर क्या होता है? He was wearing his beautiful dress which he never wore except on inspection and prize days. वो अपनी खूबसूरत पोशाक, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, ग्रीन कलर का कोट था, फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक हैट थी ब्लैक कलर की, इस तरह का ही। अब मेरे पास सब कुछ पूरा नहीं मिल पाया, बट मैंने कोशिश की कि इंडियन एम हैमिल बन जाऊं। तो ऐसा ही एक स्पेशल ड्रेस पहन के आया, जैसे मैं आज तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस पहन के आया हूं। तुमने सोचा नहीं सर आप कभी ऐसे नहीं आते, आज ऐसे क्यों आए हो? क्योंकि दोस्तों देखा जाए, ये भी तुम्हारी आखिरी क्लासेस होने वाली हैं। फ्लेमिंगो के चैप्टर्स की ये आखिरी क्लास है तुम लोगों की मेरे साथ। इसके बाद मैं फ्लेमिंगो के चैप्टर्स तुम्हें नहीं पढ़ा पाऊंगा। पोयम होगी वो आखिरी होगी, और 10 तारीख को तो सबसे आखिरी क्लास होगी। उसके बाद तुम और मैं अलग हो जाएंगे। आ जाओ दोस्त, फिर क्या होता है? Which he never wore on inspection and prize days. Villagers were also present in the class. गांव वाले भी क्लास के अंदर थे, जबकि उनका तो कोई काम ही नहीं था क्लास में, वो भी क्लास में मौजूद थे। Everybody looked very sad in the class. हर कोई क्लास में क्या था? बहुत सैड था, उदास था। अब फ्रांस को तो पता नहीं था कि क्या सब चल रहा है, ऐसा क्यों है। Then M. Hamill told that the order has come from Berlin to teach only German. तब जो एम हैमिल होते हैं वो कुछ इस अंदाज में बताते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब फ्रांस में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच भाषा पे बैन लग गया है। ये वो न्यूज सबको सुनाते हैं, क्योंकि फ्रांस पे ये बात कब की चल रही है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, उस टाइम की बात चल रही है अराउंड, जब जो जर्मनी थी उसने फ्रांस को एक्वायर कर लिया था, उसे कैप्चर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। अब वहां पे जैसे ही उनका कब्जा होता है तो वो वहां की भाषा को खत्म करते हैं। अब भाषा को इसलिए खत्म करते हैं ताकि यूनिटी खत्म की जाए। लैंग्वेज यूनिटी लाती है। जब दोनों के बीच लैंग्वेज ही नहीं रहेगी वहां के लोगों के बीच, तो यूनिटी नहीं आएगी। आ जाओ, तो ये खबर कौन सुनाते हैं? एम हैमिल साहब सुनाते हैं कि भाई जर्मनी से एक बर्लिन, बर्लिन क्या है? यहां पे बर्लिन क्या है? कोई पूछे बर्लिन क्या है? बर्लिन कैपिटल जर्मनी की, तो जर्मनी को डिनोट क्या कर रहा है यहां पे? बर्लिन। कि देन एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन that only German will be taught in the school of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine फ्रांस के बड़े शहरों के नाम है, ठीक है, समझ गए। फ्रांस got shocked to hear this news. फ्रांस हैरान रह गया कि ये क्या खबर है, ये क्या सुना दिया मुझे आपने। He felt sorry for not learning his lessons. उसको ना अंदर ही अंदर पछतावा महसूस होने लगा कि उसने अपना सबक याद क्यों नहीं किया। क्योंकि जब हम कोई चीज खो देते हैं ना,
खोने के बाद उसकी कदर होती है। खोने से पहले तो सब कुछ आसान लग रहा होता है कि ये तो मिला हुआ है यार, पढ़ाई किताब है, अरे क्या ही है। जिस दिन वो किताबें छीन ली जाएं, जिस दिन वो पढ़ाई छीन ली जाए, जिस दिन तुमसे वो हक छीन लिया जाए पढ़ने का, उस दिन तुम्हें पता चलेगा उसकी कदर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। आ जाता है। He felt sorry and he suddenly starts liking learning French। और उसे अचानक से ना फ्रेंच भाषा सीखने का मन होने लगा कि यार ये तो बहुत अच्छी है यार, यार ये तो आसान भी है। He develops liking for his teacher M. Hamill। M. Hamill को पसंद करने लगा। जिनसे वो इरिटेट होता था, हेट करता था, उन्हें पसंद नहीं करता था, डिसलाइक करता था, अब वो एम हैमिल को पसंद करने लगा। जैसे तुम लोग अब मुझे पसंद करने लग रहे हो, है ना, कि डियर सर अब तो यार आप हमें अब नहीं मिल पाओगे, क्लास 12 में आखिरी बार आपसे मुलाकात हो रही है। आपकी वीडियोस पहले तो मैं नहीं देखता था, ऐसे कर देता था, अब तो चाह के भी आपसे मैं नहीं जुड़ पाऊंगा। अब तो मैं क्या करूं, मेरा दिल चाह रहा है मैं आपकी सारे वीडियोस देख लूं, आपको दिन भर देखता रहूं, क्योंकि क्लास 12 के बाद तो मेरा आपसे कनेक्शन कट जाएगा। ऐसी फीलिंग्स आ रही थी किसको, फ्रांस को। फिर क्या होता है, एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिमसेल्फ। एम हैमिल सबको ब्लेम करते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया, हम यही कहते रहे कि कल पढ़ लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे। क्या करते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब क्या होता है दोस्त, प्रोक्रेस्टिनेट कि आज नहीं कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम जो हमारे प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, जिन्हें हमें पहले करना चाहिए, उन्हें ना करके जो फालतू के काम है, जो टाइम वेस्टिंग वर्क है, उनको पहले करते हैं। ठीक है, तो ये हम क्या करते रहे, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे, फ्रेंच की भाषा पे ध्यान नहीं दिया, अपने बच्चों से वहां के लोगों ने काम करवाया। और इवन एम हैमिल साहब ने भी अच्छे से, उन्हें लगा कि मैं और अच्छे से पढ़ा सकता था, मैंने भी अपना बेस्ट नहीं दिया, मैं भी काम करवा लेता था बच्चों से, क्लास में बहुत ज्यादा मैं भी एक्टिव नहीं रहता था। ठीक है, फिर क्या होता है, ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं जो फ्रांसीसी भाषा है उस दुनिया की सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत भाषा है, ऐसे करके बोलते हैं। कौन बोलते हैं, एम हैमिल ऐसे करके बोलते हैं। क्या कहते हैं, he asked his people to protect their language। और तुम्हें अपनी भाषा की रक्षा करनी होगी। लैंग्वेज इज द की टू द प्रिजन। ये भाषा तुम्हारी कैद की चाबी है। वन मस्ट प्रिजर्व देयर मदर टंग। हर किसी को अपनी मातृभाषा की रक्षा करनी चाहिए, उसे उसका ख्याल करना ही होगा, तभी वो आजाद रह सकता है। इस तरह की बातें एम हैमिल करते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं और लास्ट में कुछ इस तरह से खड़े रहते हैं, अफसोस करते हैं, ऐसे कुर्सी पे बैठ के निहारते रहते हैं अपने स्कूल को, अपनी उस क्लास को, अपने बच्चों को, और देखते हैं कि मैं आखिरी बार, आज मेरी इतनी उम्र हो गई, 40-45 साल से पढ़ा रहा हूं, आज मैं आखिरी बार अपनी क्लास को देख लूं, जरा जी भर के देख लूं। ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे निहारते रहते हैं। कभी बाहर देखते हैं, ऐसे झांकते हुए देखते हैं खिड़की से बाहर स्कूल को, कभी बच्चों को देखते हैं, कुर्सी पे बैठ के सोचते रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, और फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसे टेक लगा के खड़े हो जाते हैं, और लास्ट में पता है उठते हैं कुर्सी से, ऐसे उठते और आके कहते हैं, मेरे दोस्तों, और ऐसे वी वाले फ्रांस लिख के ऐसे कह के चले जाते हैं, इशारे से कह देते हैं कि क्लास इज ओवर। और इस तरह से फ्रांस का लास्ट लेसन खत्म होता है, जहां एम हैमिल सबको यह एहसास कराते हैं कि योर लैंग्वेज, योर मदर टंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। यू शुड प्रिजर्व योर मदर टंग, इट इज योर हेरिटेज। आपको इसका ख्याल करना होगा इफ यू रियली वॉन्ट टू succeed in your life, if you really want to protect yourself from any kind of separation। ये सारी बातें एम हैमिल सबको रियलाइज कराते हैं। ये माहौल होता है, इस तरह का माहौल होता है दोस्तों उस क्लास के अंदर। यहां हमारा चैप्टर खत्म होता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं नजर मार लूं, हाँ जी, सारे बच्चे जो भी साथ साथ जुड़ रहा हो, अगर आपको मजा आया हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, तो देखो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मैं सबसे ज्यादा इमोशनल किस चीज को लेके हूं?
ये सब जो मैं कर रहा होता हूं, ये सब सिर्फ एक ही इसका पर्पस होता है, वो तुम मुझसे कहोगे ना जोकर बन जाओ, मैं जोकर बन जाऊंगा। तुम कहोगे कि सुपरमैन बन जाओ, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा। क्योंकि एक टीचर एक फादर फिगर होता है, एक बाप की तरह होता है एक टीचर, अगर वो समझे तो अपनी जिम्मेदारी। और कभी भी ना एक पिता जो होता है ना, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा बेस्ट सोचता है, वो उनको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता। एक पिता अपने बच्चों का, अपनी बेटी का, अपने बेटे का सुपरमैन होता है कि नहीं, ऐसे एक टीचर। तो तुम मेरे से कहोगे कि सर हमारे को डांस करके दिखाओ, मैं तुम्हें डांस करके दिखा दूंगा। तुम कहोगे सर रो के दिखाओ, मैं रो के दिखा दूंगा। हंस के दिखाओ, मैं हंस के दिखा दूंगा। क्यों? मेरी कोशिश क्या है कि तुम्हें सिखा दूं, तुम्हें पढ़ा दूं। बदले में मुझे पता है क्या चाहिए, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मुस्कुराहट। समझ रहे हो? तो ये चीज ना, इस चीज का ख्याल तुम्हें रखना है, इस चीज का ख्याल रखना कि तुम्हारी जो ये तुम्हारे कमेंट्स होते, तुम दिल भेजते हो, तुम अब तुम्हारे लाइक्स आते हैं, भर भर के लाइक्स आते हैं वीडियो पे, मेरा हो जाता है उसमें, मैं खुश हो जाता हूं, बहुत खुश रहता हूं मैं। तो अगर तुम्हें मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मुझे नहीं पता ये सही है कि गलत है, मुझे बस इतना पता है कि प्यार तो ऐसे ही होता है भाई। चलो तो दोस्तों अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। जरा सा एक बार मेरे कहने से इसको मैं सम अप करा देता हूं तुम्हें। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स पे एक बार नजर मारोगे? ये पॉइंट्स हैं, हाँ जी, ये पूरे पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स में ना पूरी चैप्टर को मैंने समराइज कर दिया है। एग्जाम वाले दिन जब आधे घंटे की रिवीजन करोगे ना, तो ये पॉइंट्स तुम्हारे बड़े काम आएंगे। ये सारी फाइल मैं तुम्हें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में पिन करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें सब मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है अभी। ये सब देख लेना। अभी तुम ये देखो, मैं जरा एम को जरा घर पे छोड़ के आता हूं, छोड़ा हूं एम को, छोड़ा हूं चलो एम को छोड़ के आता हूं मैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। इतने इसको एक बार रिवाइज कर लो, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, एम को छोड़ा है, मैं एम को छोड़ाया। हाँ जी, ये चैप्टर क्लियर है बिल्कुल। आओ इसके क्वेश्चन करा दूं, आओ चलो अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें याद क्या रखना है मेनली दोस्तों, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है वो सुन लो पहले। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लैंग्वेज का हमारी लाइफ में क्या रोल होता है। What is the role or importance of language in our life या वंस लाइफ? किसी की लाइफ में लैंग्वेज का, हेरिटेज का क्या रोल होता है। ये एक क्वेश्चन जो बहुत 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है कि why was फ्रांस स्केयर्ड? फ्रांस को डर क्यों लग रहा था? क्योंकि उसने लेसन लर्न नहीं किया था। ये रिपीट पे पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। ऐसे ही एक बस तीसरा एक क्वेश्चन और मुझे याद आता है जो इसमें से बहुत अच्छे से बनता है कि फ्रांस की जो फीलिंग्स थी फॉर मिस्टर एम हैमिल और फ्रेंच लैंग्वेज, वो चेंज कैसे होती हैं एम हैमिल के लिए और फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। हाउ डिड इट चेंज सडनली? वो सडनली चेंज क्यों होती हैं? ये 3 क्वेश्चन ही घूम फिर के पूछे जाते हैं। जिसने पूरे साल इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था, बिल्कुल ना, एक तो रिग्रेट फील मत करना, तुमने सही किया था नहीं ध्यान दिया था। क्यों? मैं हूं ना तुम्हारे लिए ध्यान देने के लिए, तो टेंशन क्यों ले रहे हो? तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इंग्लिश का पेपर वैसे भी बहुत आसान होता है, चैप्टर्स में से बहुत ज्यादा नंबर का पूछा नहीं जाता, आसान आसान सा है, थोड़ा सा सिलेबस है। 8 चैप्टर इसमें, 6 चैप्टर विस्टास में, हो गई कहानी खत्म। 5 सिर्फ पोयम है, इन सब में भी चॉइस आएंगी, हर क्वेश्चन में चॉइस होगी, तो बचा ही क्या तुम्हारे लिए? सोच के तो देखो, ठीक है। तो अपने आप को रिग्रेट मत कराओ, पूरे साल नहीं पढ़ा था, केमिस्ट्री पे ध्यान था, फिजिक्स पे ध्यान था, मैं मैथ्स पढ़ता रह गया। अरे टेंशन मत लो, अब जितनी क्लास करा रहा हूं इसमें ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तुम्हारे बहुत आराम से 90+ नंबर रखे हुए, बहुत आराम से, ठीक है। समझ में आ गया? इन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें आने चाहिए। जो कीवर्ड है ना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, मैंने पहले ही मेरे दोस्त, मैंने पहले ही ना ऐसे अंडरलाइन कर दिए येलो कलर से, देखते रहना। डिसलाइक एम हैमल, किस चीज के डिसलाइक था? उसको फियर था, स्कोल्डिंग था, पार्टिसिपल के रूल थे, साइलेंस था क्लास के अंदर, माहौल कैसा था? साइलेंट माहौल था, एवरीवन लुक्ड सैड, हर कोई सैड दिख रहा था। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। अब आओ मैं तुम्हें इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा देता हूं, करा दूं? क्लियर हो गया ना? सबको क्लियर है? हाँ सर एक्सट्रैक्ट बेस से डर लग रहा है। अरे कुछ भी नहीं है, 6 नंबर का एक्सट्रैक्ट बेस, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से अब स्पीड में निकालते हैं। आओ इन क्वेश्चंस को। मैंने तुम्हारे लिए पहले ने इनकी थीम भी लिख के दे रखी है। थीम कहां काम आएगी बताऊंगा। पैरेलल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसके लिए थीम की जरूरत पड़ेगी, वो मैं तुम्हें समझा दूंगा।
फिलहाल बस मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम घबराओ मत, तुम्हारे लिए थीम हर चैप्टर की लिखी हुई है, कैरेक्टर स्केच लिखे हुए हैं। कैरेक्टर स्केच के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, तो एक एक वर्ड का कैरेक्टर स्केच है, मतलब जैसे जैसे वर्ड वर्ड है बस, कि कैसे थे एम हैमिल, कैसे थे एम हैमिल की स्पेलिंग गलत है, इसको ठीक कर लेना, एम हैमिल की स्पेलिंग गलत है, ये मैं खुद कह रहा हूं कि एम हैमिल की स्पेलिंग गलत है, टाइपिंग एरर है, एम हैमिल की स्पेलिंग गलत है, एम हैमिल की स्पेलिंग गलत थी, ऐसे कर दिया। कैसे थे, डेडिकेटेड थे, पैशनेट टीचर थे, डिवोटेड थे वर्क के लिए, प्रमोट करते थे फ्रेंच लैंग्वेज कल्चर को, शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर था, पेट्रियोटिक थे, करेजियस थे, ये वाली बात आ जाएगी। ऐसे ही फ्रांस का कैरेक्टर कैसा था, ही लाइक्स टू प्ले, वो कैसा था, और बहुत ज्यादा उसको क्या क्या पसंद था, रिवर, डे ड्रीमर था, ईगर टू लर्न था, इग्नोरेंट था, ये सारी बातें। तो इससे ना तुम्हें फायदा हो जाएगा, जो आपके पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो मैं कराऊंगा, अभी कराऊंगा, चिंता ना करो, चिंता ना करो। आओ पहले एक्सट्रैक्ट बेस्ड देखते हैं। ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है, ये तुम्हारा एक्सट्रैक्ट है। अब मैं क्या करूंगा, एक्सट्रैक्ट बेस में ना मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर इतना अच्छे से क्लियर हो गया है कि सर मैं एक्सट्रैक्ट पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। लिस्ट 2 सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन दी एक्सट्रैक्ट, कि कौन सी सेंसरी डिटेल्स हैं। अब ये सेंसरी डिटेल का मतलब क्या होता है, अगर हमसे एग्जाम में इस तरह का वर्ड पूछ ले कि सेंसरी डिटेल क्या है, तो सेंसरी का मतलब यहां क्या होता है, सुनो ध्यान से। सेंसरी का मतलब जिसे आप फील कर सको, जिसे आप सेंस कर सको, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, कुछ ऐसा लिखा हुआ हो एक्सट्रैक्ट के अंदर जिसको हम सुन पाए, जिसको हम सूंघ पाए, जिसको हम देख पाए, महसूस कर पाए, ऐसी कोई बात हमारी सेंसरी डिटेल होगी। तो उस एक्सट्रैक्ट में ऐसी क्या बातें थी, अब मैंने पूरा एक्सट्रैक्ट तो पढ़ा नहीं था, अगर आप पढ़ लोगे बहुत आसान था। ये वार्म एंड ब्राइट वेदर था, तो वार्म मतलब गर्म महसूस कर सकते हो, ब्राइट मतलब चमकदार वेदर था। ये बर्ड्स क्या कर रहे थे, चर्प कर रहे थे, मैंने क्या कहा, सुन पाओ, तो बर्ड्स की चर्पिंग सुनी जा सकती है। ये आप आराम से लिख लेते, ये आप आराम से लिख लेते, मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं आगे बढ़ता हूं। Why is the narrator tempted to spend the day out of doors? जो नरेटर यहां कौन है, फ्रांस बच्चा है जो नरेटर है, क्लियर है। वो टेम्प्ट का मतलब होता है लालच। वो लालच क्यों आ रहा था स्कूल जाते हुए, क्योंकि जब वो रास्ते से जा रहा था ना, तो दिन बड़ा प्यारा था, चिड़िया चहचहा रही थी, और क्या हो रहा था, नरेटर इज टेम्प्टेड टू द प्लेजेंट वेदर, द चिर्पिंग बर्ड्स एंड द साइट ऑफ प्रेशियस सोल्जर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो यहां से हमने सीख ली। ब्राइट डे था, बर्ड चर्प कर रही थी, और जो प्रेशियन सोल्जर थे, जो वहां के सोल्जर थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था, वो सारे ड्रिल कर रहे थे। ड्रिलिंग समझते हो ना, अपनी अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। आई हरीड ऑफ टू स्कूल रेजिस्टिंग। रेजिस्ट का मतलब होता है मना करना किसी चीज को। मैंने क्या क्या मना किया, कि क्या क्या मना करा था उसने, टेम्पटेशन टू स्किप द डे एंड एंजॉय द आउटडोर्स, क्योंकि वो बाहर घूमना चाहता था, उसका घूमने का मन हो रहा था, लेकिन उसको उसने क्या किया, रेसिस्ट किया। क्या किया, रेसिस्ट किया। कौन रेसिस्ट कर रहा है यहां, कौन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है। क्यों, वो स्कूल जा रहा था, उसे डर था कि पार्टिसिपल का क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जो रास्ते में देखता हुआ जा रहा था, है कितना खूबसूरत वेदर है, अरे अरे कितनी अच्छी चिड़ियां चहचहा रही हैं, अरे पर्शियन सोल्जर्स तो ऐसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उन्हें देख रहा था, मजा आ रहा था, तमाशा लग रहा था उसको, लेकिन उसने उस सबको क्या किया, रेजिस्ट किया। टेम्पटेशन मतलब लालच। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ सर आगे बढ़ जाओ। Why does the narrator want to bunk स्कूल, वो बंक क्यों करना चाहता था, 4 ऑप्शन है, जरा देखना। He doesn't like his teachers, वो अपने टीचर को पसंद नहीं करता था। He doesn't like his classmates, क्लासमेट को पसंद नहीं करता था। He was not prepared for the test on participle। सर देखते ही आंसर पता है, 3rd नंबर है, खत्म करो ना बात। उसने पार्टिसिपल का लेसन नहीं याद किया था, ये तो हमने अब घोंट लिए बात। नेक्स्ट, विच ट्रेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज रिवील्ड इन द सेंटेंस आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। हाँ, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है जो कहानी का हीरो होता है, उसको बोलता है प्रोटैगनिस्ट। फंसाने के लिए वर्ड यूज करा प्रोटैगनिस्ट, पर अब हम नहीं फंसेंगे। कि उसने बोला कि इससे उसके किस फीचर का पता चलता है, जब वो कहता है कि मैंने क्या किया था, मेरे पास स्ट्रेंथ थी किस चीज की, कि रेजिस्ट करने की। रेजिस्ट मतलब कि मैंने खुद को रोक के रखा, तो इससे उसके किस फीचर का पता चलता है, कि उसके अंदर क्या क्या था, वो सिंसियर था, उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, उसके अंदर बहादुरी थी, उसके अंदर दया थी। भाई उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, पक्का इरादा था कि स्कूल ही जाऊंगा, स्कूल ही जाऊंगा, कोई बात नहीं, यहाँ कंचे खेलते हुए लौंडे अच्छे लग रहे, बट मैं तो स्कूल ही जाऊंगा, ऐसी वाली बात है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। Which of the following headlines best suggest the central idea of the contract extract? सेंट्रल आइडिया कौन सा है उसको देख लेंगे। अब उसके लिए हमने एक बार क्या कहते हैं, पैसेज को पढ़ा नहीं है, पढ़ लेते तो भी अंदाजा हो जाता, बट बिना पढ़े भी देखो तुम इसका आंसर ढूंढ सकते हो। द ड्रिलिंग ऑफ प्रेशियन सोल्जर, द रूल ऑफ पार्टिसिपल, स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, या आउट ऑफ डोर्स। पूरे एक्सट्रैक्ट में बार बार क्वेश्चन रेसिस्टनेस के ऊपर है, टेम्पटेशन के ऊपर, तो होना इसका आंसर तो सी होना चाहिए, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट। बार बार ये तो सवाल आ रहा था। अब एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम
एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात सुनो। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना एक्सट्रैक्ट का, जो भी एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा याद रखना। एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन कैसे सर? सर कैसे, क्या बात कह रहे हो, क्या समझा रहे हो? सुनो सुनो, एग्जाम में बुक के किसी चैप्टर से कोई पैराग्राफ आएगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे जैसा अभी कराया, ठीक है। उसमें फंसाने के लिए क्या होगा, क्वेश्चन जो दिए गए होंगे ना कि राइटर की टोन बताओ, राइटर की टोन बताओ, राइटर की टोन बताओ, इस तरह का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। या फिर पूछेगा कि बताओ इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, बताओ सेंट्रल आइडिया क्या होगा। यह पूछेगा बताओ टाइटल दो इसको, टाइटल क्या देना चाहोगे, टाइटल क्या देना चाहोगे। अब याद रखने वाली बात यह है मेरा बच्चा, ध्यान से सुनो, ये जो टोन पूछ रहा है ना, ये जो सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, ये जो टाइटल पूछ रहा है, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड पूछ रहा है? उस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड पूछ रहा है, पूरे चैप्टर से रिलेटेड नहीं पूछ रहा। क्या कहा मैंने? ध्यान से सुनो मेरी बात, कि अगर आपसे टाइटल पूछे, टोन पूछे, या इन्फ्रेंस आपसे कह के बताओ इसका इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है, इन्फ्रेंस अगर आपसे पूछे, इन्फ्रेंस का मतलब मीनिंग, कि आप उससे क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो याद रखना वो सारी बातें उस एक्सट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है, पूरे चैप्टर से नहीं। जैसे कि हो सकता है किसी चैप्टर या पोएम की जो टोन हो ना वो मेलनकॉलिक हो, यानी सैड हो, बट उस एक्सट्रैक्ट में वो कॉन्टेम्पलेटिव हो सकती है, वो ह्यूमरस हो सकती है, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना होता है। जैसे कि यहां हुआ, उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग हेडलाइन बेस्ट सजेस्ट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का पूछ रहा है तो मैं क्या देखूंगा, मैं समझदार बच्चा हूं, मैं जाऊंगा एक्सट्रैक्ट पे कि उसमें क्या बातें हो रही थी, अच्छा इसमें बार बार जो स्ट्रेंथ थी ना, वो जो उसने टेम्पटेशन को रेसिस्ट किया था, उससे रिलेटेड बातें हो रही थी, तो मैं अपना दिमाग वहां लगाऊंगा। हो गई माइंड को क्लैरिटी, हो गई क्लैरिटी, सच बता रहा हूं, सब लोग क्लियर हो रहा है। ये एक और एक्सट्रैक्ट है, ये तो अब तुम आसानी से कर लोगे। अब ये तुम्हारे लिए छोड़ो प्रैक्टिस के लिए। क्या मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाऊं? हाँ सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, हाँ सर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये, पहले देखो। हाँ, What was more tempting for France than the rule for participle? फ्रांस के लिए क्या टेम्पटिंग था? अब तो तुम्हें भी पता चल गया कि चर्पिंग बर्ड्स, एक बार पॉइंट में लिख के आंसर ये खत्म करो, दिमाग में क्या आंसर आना चाहिए इसको सोचते। क्या टेम्पटिंग था फ्रांस के लिए? चर्पिंग बर्ड्स, ब्राइट वेदर और प्रेशियन जो ड्रिलिंग कर रहे थे। क्या ये वाले आंसर आपके दिमाग में आ रहा है? क्या दिमाग में आंसर आ रहा है? Why were the villagers seated in the back benches? बैक बेंचेस में विलेजर्स क्यों थे? बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे, इट वॉज द लास्ट क्लास ऑफ एम हैमिल, और वो वहां उनको क्या देने गए थे? फेयरवेल देने गए थे। क्या देने गए थे? फेयरवेल देने गए थे। एम हैमिल लास्ट डे ऑफ हिज टीचिंग, दे वांटेड टू ऑनर हिज डेडिकेशन, उनके डेडिकेशन को ऑनर या उनको फेयरवेल देने गए थे बच्चों के साथ, क्योंकि 40 साल से एम हैमिल वहां पढ़ा रहे थे। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। What was the thunderclap the narrator received as Hamill began the lesson? नरेटर कौन है? अब देखो फंस सकते हो, अब मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं आती सर समझ ही नहीं आता, कोई बात नहीं, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, नहीं समझ आता, कमजोर है, कोई बात नहीं, जरा पढ़ के तो देखो। What was the thunderclap? क्या थंडरक्लैप था? थंडरक्लैप का मीनिंग नहीं पता, भूल जाओ, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। नरेटर ने रिसीव क्या किया? थंडरक्लैप। अब नरेटर कौन है? बार बार मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस कहानी का नरेटर फ्रांस बच्चा जो है ना वो है। तो फ्रांस को क्या ऐसा आया था, एम हैमिल ने क्या उसको सुनाया था जिसकी वजह से वो क्या हुआ था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, परेशान हो गया था, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर ये सेंस निकल रहा है इसका। तो एज एम हैमिल बिगन द लेसन, कि अब क्या नहीं पढ़ाई जाएगी? फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगी, कि एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन दी स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस। अब सर मैं अपना आंसर बना के कैसे लिखूं? सर बना के कैसे लिखूं? इंग्लिश नहीं आती, आंसर तो मुझसे बनता ही नहीं है सर, आंसर पता होता है बट बनता नहीं। क्या करें? मेरा बच्चा जुगाड़ देखो ट्रिक देखो, जुगाड़। मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया हुआ है, ये जो आंसर लिखा हुआ है ना मैंने तुम लोगों के लिए, ये जो आंसर लिखा हुआ है, ये ऐसा वैसा आंसर नहीं है, ये एक ऐसा लॉन्ग आंसर है जिसमें तुम्हारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं मोस्टली उन सबके आंसर छिपे हुए हैं। जैसे वाला क्वेश्चन था ना कि फ्रांस को क्या थंडर क्लैप लगा, क्या उसका दिमाग हिला है, क्या उसने खबर सुनी, तो क्या इसका आंसर इसमें से निकाल सकता हूं मैं? हाँ ये रहा ना इसका आंसर, ये रखा है इसका आंसर, दैट एम हैमिल टोल्ड दैट द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, फ्रांस गॉट शॉक टू हियर द न्यूज। क्या ये वाली लाइन एज इट इज उठा के डिट्टो कॉपी कर सकते हैं? क्या
कर सकते हैं ना? हाँ सर ये तो कॉपी कर सकते हैं। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये वाला लॉन्ग आंसर लर्न करना है। ये छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसकी लैंग्वेज आसान है, ये तुम्हारे बड़ी बड़ी समरी की तरह नहीं है जिसमें तुम फंसोगे। मानते हो मेरी बात? मानते हो? क्लियर हो गया? मानते हो? आंसर कैसे लिखना आप समझ में आया? समझ में आया? अभी और आगे बढ़ते और मैं तुम्हें आंसर लिखना और सिखाता रहूंगा। अभी एक बात क्लियर कर लो, मेरे हैंड रिटन लॉन्ग आंसर 2-3 बार ऐसे रिवाइज कर लेना, ये लाइंस डिट्टो उठा के लिख के आ जाना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे। डिट्टो का मतलब कि इनमें से अगर 2 नंबर का सवाल है तो इनमें से 3-4 लाइन कौन सी लिखनी है। 5 नंबर के सवाल में भी एक बार देखिए क्या क्वेश्चन है, अच्छा इसमें तो ये पूरी पूरी लाइन यहीं से आ रही है, तो आंसर इसी में छुपा हुआ तुम्हें मिल जाएगा। मिल जाएगा, मैंने लिखा ही इसलिए इसको ऐसे, ऐसे थोड़ी लिख लिया मैंने, बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए निकाला। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक्सप्लेन द इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस वाला नहीं बताया था ना मैंने तुम्हें? हाँ, एक क्वेश्चन बार बार आता है कि मैंने लिखा भी था ये ना पीछे, कि बताओ इन्फ्रेंस क्या है, कि आपको इससे क्या समझ में आता है। तो इन्फ्रेंस की हिंदी समझ लो। तुम्हें नहीं आती ना बहुत ज्यादा इंग्लिश, तो भी अपने आप को कम मत समझना, पहले ही बोल रहा हूं मैं। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरी बहन हो, तो तुम कम मत समझ लेना खुद को। जब तुम्हारा भाई कह रहा है नहीं है टेंशन लेने वाली बात, यही पूछेगा, इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। इन्फ्रेंस कहेगा कि बताओ इन्फ्रेंस क्या समझते हो तुम इससे। इन्फ्रेंस का मतलब ही क्या है? अंडरस्टैंड, सीधी सी बात है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि बताओ इन्फ्रेंस, इससे तुम्हारे को क्या हो रहा है। इन्फ्रेंस, तुम सोचोगे यार इन्फ्रेंस क्या मतलब पूछ रहा है। इन्फ्रेंस मतलब कि तुम इससे क्या अंडरस्टैंड करते हो। वहां पे उसने, फ्रांस ने गुस्से में एक लाइन बोली थी कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या जो कबूतर हैं क्या ये इनको भी जर्मनी में बुलवाएंगे। तो इससे तुम्हें क्या समझ आता है? इससे समझ में आता है कि जर्मन्स हैव कंट्रोल्ड दी फ्रांस, कि जर्मन ने क्या कंट्रोल कर लिया था, अपना डोमिनेशन दिखा दिया था, फ्रांस को क्या कहते हैं कंट्रोल कर लिया था, और उनकी लैंग्वेज पे बैन लगा दिया था जो फ्रांसीसी। दैट्स वाई जो फ्रांस था ही वाज एंग्री या ही वाज एजिटेटेड। क्या ये 2-3 लाइन में अपनी तरफ से इसका आंसर लिखा जा सकता था? बहुत आसानी से लिखा जा सकता था। देयर इज नथिंग न्यू इन दैट, देयर इज नो डिफिकल्टी इन दैट। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया सबको? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी, हाँ जी। जो भी साथी अभी जुड़ता जा रहा हो, सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना प्यार मुझे जरूर देके जाना। ये लाइक ही ना दुनिया को दिखाते हैं कि देखो कितना प्यार है इनको। चलो, why were France feelings as he set out for school and why? फ्रांस की फीलिंग क्या थी, उसको क्या था, वो बहुत स्कोल्ड के डर था उसके अंदर, ही हैड अ फियर, ही वाज, वो क्या कहते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पे लेसन उसको याद नहीं था, ही हेट्स फ्रेंच लैंग्वेज, ये सारी बातें आ जाएंगी। अब तो सही है, क्लियर हो गया। व्हाई वाज एम हैमिल ड्रेस्ड इन फॉर्मल क्लोथ्स इन स्कूल, इसका आंसर भी लॉन्ग आंसर में छुपा हुआ है कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, बिकॉज दैट वाज द लास्ट डे एंड ही वाज वियरिंग दोज ड्रेस ऑन ओनली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, ऑन प्राइज डेज, इस तरीके की वो जो लाइंस थी एज इट इज डिट्टो लिख देंगे हम, ठीक है। When do the residents of Alsace realize how precious their language is to them? जो रेजिडेंट्स थे अल्सास के, यानी जो फ्रांसीसी लोग थे, उनको कब रियलाइज हो कि फ्रांसीसी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है? व्हेन एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, ये वाली लाइन इसमें आ जाएगी, हाँ ये आ जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा कि एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन, ये वाली लाइन थी ना, हाँ, कि एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन नॉट टू गिव इंपॉर्टेंस टू देयर मदर टंग, के उन्होंने अपनी मदर टंग को इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए एम हैमिल उनको लास्ट डे पे, लास्ट क्लास में इस चीज का ब्लेम करते हैं और खुद को भी ब्लेम करते हैं। द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट द फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर दैट लेड टू द सेड plight of people in Alsace, substantiate your answer with evidence from the text। अच्छा, ये तो 120 वर्ड वाला था, पूरी इसकी समरी इसमें आराम से लिख दोगे तुम। What was the mood in the classroom when M. Hamill gave his last lesson? कैसा मूड था? मूड बहुत सैड था, मेलनकॉलिक था, इमोशनल था। इसमें इस तरह की कोई से भी वर्ड आप यूज करके इसका आंसर कर सकते हो। What was the importance of the bulletin board near the town hall? इंपॉर्टेंस क्या था कि उसमें लिखा था एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, वही वाली लाइन इसमें पूरी आ जाएगी कि जर्मन अथॉरिटी ने क्या ऑर्डर दे रखा था कि ओनली फ्रेंच लैंग्वेज, ओनली जर्मन विल बी टॉट देयर। व्हाई वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस, उसको थंडर क्लैप क्यों कहा था? क्योंकि वो शॉक्ड हो गया था, बार बार सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। व्हाई डिड एम हैमिल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर देयर चिल्ड्रन पुअर परफॉर्मेंस, क्यों वो ब्लेम क्यों करते पेरेंट्स को? बिकॉज पेरेंट्स ना बच्चों से काम करवा लेते थे, वो अटेंशन नहीं पे करते थे लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, स्कूल नहीं सेंड करते थे बच्चों को रेगुलरली, ये वाली बात। दे सेंट देयर किड्स टू वर्क ऑन फार्म्स एंड मिल्स टू अर्न एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, ये वाली लाइन मेन थी इसकी कि बच्चों से एक्स्ट्रा अमाउंट कमाने के लिए काम पे भेज देते थे। व्हाई डिड द नरेटर वांट टू स्किप स्कूल, बार बार अब तो सेम हो रहा है यार, अब तो सेम हो रहा है। एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट इन व्यू ऑफ द लास्ट लेसन। अब बार बार ये क्वेश्चन आएगा कि लैंग्वेज का, एजुकेशन का हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में क्या रोल होता है, और उसका आंसर तुम्हें लिखना कैसे है। ये जो पूरा लॉन्ग आंसर है ना,
ये जो पूरा लॉन्ग आंसर है तुम्हें इसी में से लिखना है, इसी को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं तुम्हें लास्ट डे जो होगा ना हमारा 10 तारीख, उस दिन थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैं सोच रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाऊं, ठीक है। लेकिन अब इसके आंसर तुम सबके आराम से कर सकते हो। हाउ एंड व्हाई वाज एम हैमिल्टन ड्रेस्ड डिफरेंटली, बार बार रिपीट ही हो रहे हैं, अब तो रिपीट ही हो रहे हैं। करना क्या है, अब होमवर्क सुनो, ये क्लास करने के बाद ना लिख लिख के देखना है इस समरी को, इनके क्वेश्चंस को